Hello students, welcome to Augustu Learning. This is Shubham sir, your mathematics and physics course for IIT JEE Mains and Advanced. बच्चों आज हम फिजिक्स की प्रीवियस क्लास में दिए हुए यूनिट्स एंड डायमेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उससे जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट्स को हमें बिल्कुल क्लियर करके चलना है। एक एक चीज को हम डिटेल में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, the dimensions of physical quantity x in the equation force is equals to x upon density। यानी बच्चों हमें x की डायमेंशंस निकालनी है, तो x की वैल्यू यहां से हम फॉर्मूले से लिखेंगे, दिस इज फोर्स इनटू डेंसिटी। सबको बेसिक फॉर्म्स में पुट कर देते हैं बच्चों। फोर्स होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, मास की डायमेंशन हमारे लिए अवेलेबल है, कैपिटल एम होती है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे लिए अवेलेबल है, एल रेज़ टी टू पावर -2 होती है। मास की डायमेंशन 1 सेकेंड एम अवेलेबल है हमारे पास। वॉल्यूम की डायमेंशन हमारे पास फिर से अवेलेबल है, एल क्यूब। फाइनल डायमेंशन कितनी आएगी बच्चों, 2 पावर्स एम की हो गई, एल की +1 -3 ये हो गई -2 और टी रेज़ टू द पावर -2। तो एक्स की डायमेंशन कितनी आ गई बच्चों, एम स्क्वायर एल रेज़ टू द पावर -2 टी रेज़ टू द पावर -2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाई n इज इक्वल्स टू -d टाइम्स ऑफ n2 - n1 अपॉन x2 - x1 क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यूज ऑफ x मेंट टू x2 एंड x1। यानी ये बात उसने हमें समझा दी कि x1 x2 क्या है हमारे डिस्प्लेसमेंट, यानी डायरेक्टली पता चल गया n से रिलेटेड डायमेंशन सिर्फ l होने वाली है। डी की डायमेंशन बच्चों उसने हमसे निकलवाई है, तो जो अवेलेबल पैरामीटर से पहले उनकी डायमेंशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n उसने क्या दिया है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। यानी n की डायमेंशन अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ n। अब बताओ जो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी हमें पता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पर यूनिट एरिया का मतलब हो गया l² आने वाला है, पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया हमारा t आने वाला है। तो n की डायमेंशन हमारी कितनी आई बच्चों, l रेज़ टू द पावर -2 t रेज़ टू द पावर -1। अगला पैरामीटर है बच्चों हमारे पास x2 - x1। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट घटेगा तो जो बचेगा वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो डायमेंशन l ही रहने वाली है। अब n2 - n1 की डायमेंशन देख लेते हैं। n2 - n1 की जो डायमेंशन होने वाली है वो क्या है बच्चों, वो उसकी वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वापस से एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कितना बना, सिर्फ l रेज़ टू द पावर -3। अब हमें d की डायमेंशन निकालनी है, तो d को बच्चों यहां से फॉर्मूला लिखेंगे, d का क्या आएगा बच्चों, d इज इक्वल्स टू -n टाइम्स ऑफ इसका यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x2 - x1 अपॉन n2 - n1। d का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, n की डायमेंशन कितनी निकाल चुके हैं हम, l रेज़ टू द पावर -2 t रेज़ टू द पावर -1। x2 - x1 इज डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन इज l, और अपॉन में है n2 - n1। n2 - n1 की डायमेंशन कितनी है बच्चों, l रेज़ टू द पावर -3। फर्दर सिंप्लीफाई करते तो ये बन जाएगा l रेज़ टू द पावर 1 t + 1 इंटू टी रेज़ टू द पावर -1। फाइनल डायमेंशन आ गई हमारी l² t रेज़ टू द पावर -1 d की। सो कौन सा आंसर होगा बच्चों, l² t इनवर्स, l² t इनवर्स, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है, सवाल कोई टफ नहीं है। हमें बस सारे पैरामीटर्स के अलग अलग डायमेंशंस निकालने हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि ई एम एल, ई जो है हमारी एनर्जी, एम है मास, एल है एंगुलर मोमेंटम और कैपिटल जी है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या लिखेंगे बच्चों, एनर्जी हमें पता है mgh वाले फॉर्मूले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मास की हमें पता है मास होगी, जी की हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एल टी रेज़ टू द पावर -2 होगी, और एच इज अगेन हाइट, तो उसकी हो जाएगी हाइट। तो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन यहां से कितनी आई बच्चों, एनर्जी की डायमेंशन आई ml² t रेज़ टू द पावर -2। अगला पैरामीटर है बच्चों हमारे पास मास, उसकी डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। अगला डायमेंशन है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों, हम रोटेशन में पढ़ेंगे, mvr। m इज वंस अगेन मास, वेलोसिटी इज lt - 1,
दिस इज एल, तो फॉर्मूला कम्स आउट टू बी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ये हो गई बच्चों हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, ठीक है। अगली हमारे पास क्वांटिटी है कैपिटल जी। कैपिटल जी का बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फॉर्मूला होता है हमारा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। एफ की डायमेंशन हमें पता है एम एल टी रेज टू द पावर -2 होती है, आर स्क्वायर की डायमेंशन एल रेज टू द पावर 2 हो जाएगी, एम वन एम टू की डायमेंशन हमारी क्या क्या हो जाएंगी, 2 एम आएंगे तो हमें पता चल गया एम स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करते तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारा एम रेज टू द पावर -1 एल रेज टू द पावर 3 टी रेज टू द पावर -2। ये हमारी जी की डायमेंशन आ गई। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, कैपिटल ई कैपिटल एल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम रेज टू द पावर 5 अपॉन जी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास गिवन है ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम रेज टू द पावर 5 इंटू जी स्क्वायर। यही है बच्चों। अब ई की डायमेंशन यहां पे पुट करते हैं, तो ई की डायमेंशन हम क्या निकाल चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2। सो एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या निकाली बच्चों, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आई हमारी एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -1। सो एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -1 और एंगुलर मोमेंटम का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर विल ऑल्सो बी देयर। नेक्स्ट इज मास। मास में हमें कुछ नहीं करना, मास की सिंपल यूनिट लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई जी, डायमेंशन ऑफ जी, और उसका बच्चों सवाल में हमें होल स्क्वायर दिया हुआ। जी की डायमेंशन हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, एम इनवर्स एल क्यूब टी रेज टू द पावर -2, एम इनवर्स एल क्यूब टी रेज टू द पावर -2। फर्दर सिंप्लीफाई करते बच्चों, क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास है 1 एम, ऊपर है ये है हमारे 2 एम, 3 एम हो गए टोटल, नीचे है 5 एम ये और -2 एम ये, यानी नीचे भी 3 एम, एम से एम कैंसिल हो गया, एम की पावर आ गई 0। ऊपर है बच्चों एल स्क्वायर और एल की पावर यहाँ पे हो जाएगी 4, तो टोटल एल हो गए ऊपर 6, नीचे है एल हमारे 3 और 3 का होल स्क्वायर, वापस से नीचे एल हो गए 6, तो एल की डायमेंशन भी आ गई 0। अगला है बच्चों टी रेज टू द पावर -2, यहाँ पे टी रेज टू द पावर -2, टोटल बना टी की पावर -4, नीचे है टी की पावर -2 का होल स्क्वायर, यानी नीचे भी टी की पावर -4, तो यहाँ पे टी की पावर भी 0 आ गई। यानी एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आने वाली हमारे पास जो डायमेंशन लेस है। अब हमें पता है कि टाइम डायमेंशन लेस नहीं होता, मास डायमेंशन लेस नहीं होता, लेंथ भी डायमेंशन लेस नहीं होती। कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है बच्चों, एंगल। तो हमारा ई एल स्क्वायर एम रेज टू द पावर 5 जी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ वेव। ये बच्चों एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, हम वेव में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ सिर्फ आपको इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बेसिक पैरामीटर्स का मीनिंग बस हमें समझना है। इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस k, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी, देन द डायमेंशन ऑफ k इज। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, हमें पता है x अपॉन v और k को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों की डायमेंशन होंगी सेम, होंगी कि नहीं होंगी। तो डायमेंशन ऑफ x अपॉन v शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ k। तो डायमेंशन ऑफ x अपॉन v क्या होगी, x इज डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डायमेंशन होगी l, और v है हमारी वेलोसिटी, डायमेंशन हो जाएगी एल टी रेज टू द पावर -1। एल से एल कैंसिल बच्चों, टी चला गया हमारा ऊपर, तो डायमेंशन ऑफ k कितनी आ गई, टाइम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ 1 मेगावाट पावर ऑन अ न्यू सिस्टम हैविंग बेसिक यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम एज 10 किलोग्राम 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट रेस्पेक्टिवली इज। यानी बच्चों हमें एसआई में दी हुई है 1 मेगावाट ऑफ पावर, उसको हमें जो नया सिस्टम है उसकी कितनी यूनिट्स बनने वाली हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले पावर के बेसिक कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं कि पावर की यूनिट्स वगैरह क्या क्या होती हैं। पावर बच्चों हमें पता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। लेकिन वर्क हमें पता है, वर्क की डायमेंशन डायरेक्टली याद ना होने पे हम इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, ये मैं बता चुका हूं आपको, पहली क्लास में याद रखनी है, एम एल टी रेज टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट की अगेन एल, और नीचे टाइम की फिर से टी। तो पावर की डायमेंशन हमें यहाँ पे पता चल गई, मीटर लेंथ का स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3, यानी मैं इसको बोल सकता हूं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। इतनी बात आ गई बच्चों समझ में। अब इन डायमेंशंस को हम चेंज करते हैं अपने नए सिस्टम में, एग्जिस्टिंग सिस्टम में। अच्छा, ये जो बच्चों हमारी वैल्यू आई है, ये आई है हमारी 1 वॉट की। कितनी आई है, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। क्लियर है बच्चों। लेकिन हमसे पूछा उसने 1 मेगावाट,
तो मेगा का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻6 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻6 हो जाएगा दोनों तरफ किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। क्लियर है बच्चों? अब आगे की बात करते हैं। 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपनी बेसिक सिस्टम में हमें चेंज करना है, हमें मास की यूनिट को 1 kg से 10 kg बनाना है। कैसे करेंगे बच्चों? इसको हम लिखेंगे 10⁻6 और यहां पे कर देंगे 10 kg। अब चूंकि 1 kg है तो 10 kg को 10 kg मेंटेन रखने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मीटर पे आ जाते हैं, हमें 1 डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है बच्चों 1 मीटर को हम 10 डेसीमीटर लिख सकते हैं, तो 10 डेसीमीटर का होल स्क्वायर। अब लेकिन 1 डेसीमीटर करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। और सेकंड क्या है हमारी, सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है टाइम की यूनिट के लिए 1 मिनट में। तो मिनट कितना हो जाएगा हमारा, S/60 का होल क्यूब। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सॉरी, ये होगा आपका मिनट M। ठीक है बच्चों, फर्दर सिंप्लीफाई करते तो बनेगा 10⁻6। 10 kg हमारी एक यूनिट हो चुकी है, तो 10 kg को 10 kg रहने देंगे। आगे हमारा खाली डेसीमीटर में हमें चाहिए, तो 10 के स्क्वायर को हम बाहर ले आएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर। अंदर रह गया सिर्फ डेसीमीटर का स्क्वायर। नीचे क्या है बच्चों, नीचे है हमारा मिनट का क्यूब डिवाइडेड बाई 60 का क्यूब। इसको हम 60 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 का क्यूब बन गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये बनेगा हमारे पास 10⁻6 + 2 - 1 पावर्स तो यहाँ पे हो गई। 60 को बच्चों हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, तो 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, और (10 की पावर 3 आने वाला है, तो इसमें +3 और हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 216। और हमारी बेसिक यूनिट क्या बन गई, केजी बन गई, डीएम बन गई एंड मिनट बन गई। तो इसको सिंपली हम नई यूनिट का नाम दे सकते हैं कि इतने यूनिट बनने वाले हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा बच्चों हमारा, 216 इंटू 10⁻6 टू 8, 8 3 11, 10 बन गया बच्चों, और 2 इसकी पावर +2। तो ये फाइनल आंसर हमारा आया 2.16। इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2.16 इंटू 10⁻12 यूनिट्स इज द आंसर। यानी 10 मेगावाट्स को, सॉरी 1 मेगावाट को हम कितना लिख सकते हैं, 2.16 इंटू 10⁻12 न्यू सिस्टम में यूनिट जो बनी है उसके बराबर हम इसको लिखेंगे। यानी कन्वर्जन फैक्टर कितना आ गया हमारा, 2.16 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻6। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2013 में आया हुआ सवाल है। एक बार देख लेते हैं, कोई ज्यादा दमदार सवाल है नहीं, थोड़ा उलझाया हुआ है बस। बोला हुआ, इन 2 systems of relations among velocity, acceleration and force are respectively v2 is equals to alpha square upon beta v1, comma a2 is equals to alpha beta into a1 and f2 is equals to f1 upon alpha beta. If alpha and beta are constants, then relations among mass, length and time in 2 systems are. Very good. चलिए, सवाल क्या कह रहा है बच्चों हमारा, सबसे पहले क्या क्या इसमें रिलेशन हमसे पूछा है, मास का, लेंथ का और टाइम का। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मास का रिलेशन निकालते, तो हमें बचपन से एक फॉर्मूला पता है कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी ये भी हमें समझ में आ गया कि F2 जो होगा वो M2 इंटू A2 के बराबर होगा, और F1 जो होगा वो M1 A1 के बराबर होगा। F2 को बच्चों हम सिंप्लीफाई करते हैं डिटेल में, तो F2 हमारा बनेगा M2 A2। अब यहाँ पे हम अवेलेबल डिटेल्स को, अच्छा हमें निकालनी है वैल्यू M2 की, क्योंकि जो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों उसमें M की इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो पहले M से डील कर लेते हैं। M की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, M2 की वैल्यू आएगी बच्चों F2 अपॉन A2। आएगी कि नहीं आएगी, तो M2 के लिए क्या लिखेंगे, अच्छा F2 की वैल्यू F1 के टर्म्स में कितनी है, F1 अपॉन एल्फा बीटा, तो ये हो गया F1 अपॉन एल्फा बीटा। A2 की वैल्यू A1 के टर्म्स में कितनी है बच्चों, A2 की वैल्यू A1 के टर्म्स में है एल्फा बीटा इंटू A1, तो ये हो जाएगा हमारा एल्फा बीटा इंटू A1। क्लियर है बच्चों? तो M2 की वैल्यू यहां से कितनी आने वाली है, आप बोलोगे सर M2 की वैल्यू आएगी F1 अपॉन A1 इंटू एल्फा बीटा का होल स्क्वायर, एल्फा बीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें पता है कि F1 अपॉन A1 जो है यहां से वो कितना आने वाला है हमारा M1, तो M1 अपॉन एल्फा बीटा का होल स्क्वायर, M1 M2 में रिलेशन आ गया। कौन सा ऑप्शन है,
m2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो m2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऑप्शन 2। अच्छा बच्चों, अब आपको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला ऑप्शन अब किसी सवाल में मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है। लेकिन मैं आपको बाकी के पार्ट्स में भी रिलेशन निकाल के दिखाता हूं। अब हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन वाला पार्ट। एक्सेलरेशन हमें पता है बच्चों क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी सवाल के पर्सपेक्टिव से हम a2 को क्या लिख सकते हैं, v2 अपॉन t2, और a1 को लिख सकते हैं हम v1 अपॉन t1। क्लियर है बच्चों? इस वाले एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो a2 आएगा हमारा v2 अपॉन t2। ठीक है बच्चों, अब हमारे a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू हमें दे रखी है अल्फा बीटा इंटू a1। हमें चाहिए v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन v1। ठीक है बच्चों, और ये हो गया हमारा t2। अब हम a2 की वैल्यू में क्या दे रखी है, a2 की वैल्यू बच्चों में दे रखी है अल्फा बीटा इंटू a1। अब बच्चों यहां से इस एक्सप्रेशन को देखिए तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, a1 इंटू t1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, v1। तो बच्चों यहां पे कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, ये बनेगा हमारा बीटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ a1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन t2। बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब अगली इक्वेशन हम बनाते हैं टाइम के लिए। एक हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वेलोसिटी की, और लेंथ में हमें जो है रिलेशन पूछा है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों, तो यहां पे बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सम लेंथ अपॉन टाइम, यानी v1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन T1 होगा, और v2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन T2 होगा। कितनी बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है? अब v2 हमारा कितना दिया हुआ है, क्या हम L2 को लिख सकते हैं v2 इंटू T2? तो L2 इज इक्वल्स टू v2 की वैल्यू कितनी, v2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है अल्फा स्क्वायर, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू v1। और t2 की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों, हमारी t2 की वैल्यू आ चुकी है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू t1, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू t1। तो बच्चों ये बनेगा हमारा L2 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा अल्फा क्यूब और ये बनेगा बीटा क्यूब, और v1 इंटू t1 को वापस से हम क्या लिख सकते हैं, L1। तो क्या बच्चों L1 L2 में रिलेशन दिख रहा है हमें, L2 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब अपॉन बीटा क्यूब इंटू L1। तो क्या बच्चों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? हमने बच्चों इस सवाल में कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ दूसरे वाले पैरामीटर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पहला पैरामीटर यानी f2 के टर्म्स में हमने f1 की वैल्यू निकाली, a2 के टर्म्स में a1 की वैल्यू निकाली, और v2 के टर्म्स में v1 की वैल्यू निकाली। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the present units of length, time and mass are changed to 100 meter, 100 seconds and 1/10 kg, then which of the following is correct? The new unit of velocity is increased 10 times। चलिए बच्चों सबसे पहले वेलोसिटी की यूनिट देख लेते हैं, क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट। वेलोसिटी होता है बच्चों हमारा मीटर पर सेकंड। मीटर को कितना बना दिया गया बच्चों, मीटर को बना दिया गया 100 मीटर, सेकंड को बना दिया गया 100 सेकंड, 100 से 100 कैंसिल हो गया, वापस से मीटर पर सेकंड आ गया। तो क्या बच्चों कोई चेंज हुआ हमारा वेलोसिटी की यूनिट में? कोई चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय 1/1000 टाइम्स। फोर्स की यूनिट होती है बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम हो गया हमारा 1/10 kg, मीटर हो गया हमारा 100 मीटर, डिवाइडेड बाई सेकंड हो गया हमारा 100 सेकंड्स, तो 100 का स्क्वायर। बच्चों फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 100 अपॉन ये बनेगा 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाई ये बनेगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 रेज़ टू द पावर 5। इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 1/1000 हमारा आ रहा है। तो क्या कह रहा था, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इज 1/1/1000 टाइम्स। तो क्या पुरानी यूनिट का 1/1000 टाइम्स हो गया बच्चों? कितनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है?
कैसे किया हमने, 1 kg को उसने हमें बताया कि 1/10 kg कर दिया, ठीक है भाई। फिर उसने 100 मीटर को क्या किया, 1 मीटर को उसने 100 मीटर कर दिया, तो हमने उसकी जगह पे वो रिप्लेस कर दिया। नीचे बोला उसने 1 सेकंड को 100 सेकंड में चेंज कर दिया, तो 100 सेकंड का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया 100 से। तो हमारा फर्दर अगर इसको ज़्यादा डिटेल में आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100/10 डिवाइडेड बाई 10000, ठीक है बच्चों। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो कितना बन गया, 100/10 रेज टू द पावर 3 + 1 + 1 10 रेज टू द पावर 5 10 रेज टू द पावर -3, यानी 1000 टाइम्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, चलिए इतने ही सवाल हमारे थे। एंड अगली क्लास में बच्चों और डिटेल में हम डायमेंशन के और एक्स्ट्रा हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।